हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान मिल गया और आप लोगों ने लगभग सभी के उत्तर सही बताए। यहाँ तक कि आप लोग बिना ऑप्शन के भी उत्तर सही बता रहे थे। तो ये देख के मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं और इसीलिए आज आप लोगों का जो प्रश्न है ये ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत हार्ड है। आज के क्वेश्चन मीडियम में हैं और आज आप लोगों के जो है उत्तर हैं वो सही भी हो सकते हैं ज़्यादातर, और कुछ प्रश्न आपको नए भी मिल सकते हैं। तो आज की क्लास को एंजॉय कीजिएगा बच्चों और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है तो फटाफट अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला ऑप्शन है पेशावर, दूसरा ऑप्शन है काबुल, तीसरा ऑप्शन है उदभांडपुर और चौथा ऑप्शन है अटक। तो बताएंगे बच्चा लोग, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। उम्मीद है आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको नई बातें जानने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों का उत्तर जो है सही हो और आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उदभांडपुर हिंदू शाही राज्य जो था उसका राजधानी था जब भारत पर महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। कथन कह रहा, ये कथन किसका है। किस व्यक्ति ने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध भूमि में मारा नहीं गया बल्कि उनको पकड़ के अजमेर ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने गौरी के अधीन होकर के कुछ वर्षों तक शासन किया था। वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने ये बात कही है। पहला ऑप्शन है हसन निज़ामी, दूसरा ऑप्शन है अलबर्नी, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन है मिन्हाज। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने ये बात कही कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं हुई बल्कि उन्होंने शासन किया है गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, हसन निज़ामी का ये कथन है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हसन निज़ामी के बारे में पता रहे कि ये सल्तनत काल के राइटर हैं और इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया जहाँ पर इन्होंने गौरी के अधीन शासन किया है कुछ वर्षों तक। अलबर्नी के बारे में तो आप सभी को पता ही है, गजनबी के साथ आया है और इसके बारे में तो बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अमीर खुसरो भारत के ही हैं और ये एटा के कासगंज में जन्मे हैं। इनके गुरु तक की सारी बातें बताया है मैंने। उम्मीद है आप सभी को इनके इन व्यक्तित्वों के बारे में पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ग्रंथ है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि कौन सा वो पुस्तक है जिसमें आदर्श मुसलमान शासकों का जो है उनके गुणों का उल्लेख किया गया कि राजा के कौन से गुण होने चाहिए जो उनको आदर्श बनाते हैं। पहला ऑप्शन है ताज उल मासिर, दूसरा ऑप्शन है तबकात ए नासिरी, तीसरा ऑप्शन है फतवा ए जहांदारी, चौथा ऑप्शन है खजाइन उल। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो बताता है आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर पता होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फतवा ए जहांदारी में ही आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर यानी कि जो मुहर होती है, जो मुद्रा होती है, सिक्कों पर उसने उपाधि धारण की है उमदत उल निस्वा का उपाधि धारण किया। विरुद्ध मीन्स होता है उपाधि।
तो बताएंगे बच्चा लोग कि निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है रज़िया, तीसरा ऑप्शन है फ़िरोज़ तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आप सभी को उत्तर मिल गया होगा। ये उपाधि रज़िया ने धारण किया था। रज़िया के बारे में आपको पता ही होगा। 1236 से लेकर के 1240 तक का इनका शासन है। इन्होंने इसी टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। 4 वर्षों का शासन था इनका और इन्होंने ही उपाधि धारण किया था। सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा की उपाधि इनका सिक्कों पर देखने के लिए मिलता है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम में सजाइए कूट की सहायता से। आपके सामने कूट है और बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में आया है तो गलती नहीं करेंगे और फटाफट इसका क्रम लगा दीजिए और बता दीजिए कि क्या क्रम है इनके निर्माण का। आपको पता है यहाँ पे 4 इमारत दिए हैं और चारों इमारत अलग अलग सुल्तानों के काल के हैं और उन सुल्तानों का काल अगर पता है कि किसने किसका निर्माण करवाया है तो आप कालक्रम में लगा सकते हैं। और इतना आसान है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे स्थापत्य हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं एक एक करके। आप सभी को पता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये किसने बनवाया है। ये बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसका है बच्चों, कुतुबुद्दीन का है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपको दीन पनाह नगर किसने बसाया था, आप सभी को पता होगा ये किसका है। ये है आपका हुमायूं ने इसको बसाया था। हुमायूं, दीन पनाह नगर किसने बसाया, हुमायूं ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बच्चा लोग, अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था और किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है और किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर ने इसको किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये बातें आई हैं। और आपका अलाई दरवाज़ा आप सभी को पता है ये अलाउद्दीन खिलजी का है। अब आप लोगों को इसका सीक्वेंस बता देना है और साथ ये भी बताना है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है और इसको किसने मतलब जो है किस उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो इस हिसाब से तो आपको सभी को पता चल चुका है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, उसके बाद आपके आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि पहला चौथा का ऑप्शन केवल चौथे में है। उसके बाद हुमायूं और अकबर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि अकबर ने किस उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और ये कहाँ पे है। अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चों का उत्तर आए तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चा लोग, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। और फतेहपुर सीकरी में जो इन्होंने बनवाया है बुलंद दरवाज़ा, ये किस उपलक्ष्य में बनवाया है, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया है। गुजरात विजय इन्होंने कब किया था, 1572 ईस्वी में। और इसी उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात में, क्योंकि गुजरात विजय बहुत ही ऐतिहासिक था। ये चीज़ याद रखेंगे, गुजरात विजय जो था वो अकबर का सबसे द्रुतगामी विजय था। ये भी क्वेश्चन आया कि अकबर का सबसे तेज़ी से किया गया विजय कौन सा था, कौन सा विजय था जिसके लिए अकबर ने बहुत तेज़ी से रास्ते को तय किया था, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। इतनी कम समय वो गुजरात पहुँचे थे और वहाँ के विद्रोह को दबाया था। उस समय के राइटर ने कहा कि अकबर का सबसे द्रुतगामी ये कार्य था या विजय था। चलिए बच्चा लोग, आ गया है कथन और कारण का क्वेश्चन। आप सभी को पता है कथन और कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कथन है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग निर्मित किया था। क्या अलाउद्दीन ने सीरी का दुर्ग निर्मित किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कारण है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित करना चाहता था। अगर आपने कल की क्लास को अटेंड किया है
और क्लास को बहुत ही सीरियसली देखा है, बातों को सुना है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। व्याख्या के दरमियान बताई गई बातें आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि वो सारी बातें एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की तरह होते हैं, इसलिए उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सभी को पता होगा कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, क्या ये बात सही है? दूसरा है कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा है कि कारण गलत है लेकिन कथन गलत है और कारण सही है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा आपका। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कल की क्लास में ही सारी बातें मैंने बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ विजय पर गया था, जब वो राजा रतन सिंह से युद्ध में व्यस्त था, उस दरमियान उसका ध्यान दिल्ली से पूरी तरह हट गया था और मंगोलों ने दिल्ली को पर आक्रमण कर दिया था, दिल्ली को घेर लिया था। उस समय उसने शरण लिया था सीरी के दुर्ग में। आप सभी को पता होगा उस समय उसने सीरी के दुर्ग में लिया था शरण। इसका मतलब क्या हुआ, वह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करना चाहता था, इसीलिए उसने सीरी के दुर्ग का निर्माण किया था। ये दुर्ग काफ़ी मजबूत था, याद रखेंगे। आपका कथन और कारण दोनों सही है और कथन का व्याख्या भी कारण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी भूमि से टैक्स था जो फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 लिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा भू राजस्व के रूप में 1/10 के रूप में लिया जाता था। पहला है जागीर भूमि से, क्या जागीर भूमि से उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। दूसरा है खालसा भूमि, क्या खालसा भूमि से 1/10 भाग उपज का लिया जाता था। तीसरा है उसरी भूमि और चौथा है मदद ए मांस भूमि। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। जो 1/10वां हिस्सा लिया जाता था, ये देखने में देखिए बहुत छोटा अमाउंट है, उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था, तो आपको बताना वो कौन सी भूमि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, उम्मीद है इसका उत्तर सभी को पता है। उसरी भूमि जो होता था ये मुसलमान शासकों को दिया जाता था। जो मुसलमान शासक होते थे उन्हें जब उत्पादन करते थे तो उनसे उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। ये उसरी भूमि से उपज का जो है भाग होता था। आपको पता है कि उस समय के लिए 4 तरह के टैक्सेशन सबसे ज़्यादा फेमस थे। एक तो था जजिया। जजिया आप सभी को पता है किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम जनता से। जो मुस्लिम नहीं है वो उन सभी जनता को जजिया देना पड़ता था और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट होता था, सबसे हैवी अमाउंट होता था, जिसको देने से हर व्यक्ति डरता था, कतराता था। जजिया के बाद था जकात। जकात आप सभी को पता है ये मुसलमान जो व्यक्ति होते थे, मुसलमान जो जनता होती थी उनके ऊपर लगाया जाने वाला धार्मिक कर होता था। यानी कि जजिया गैर मुस्लिम के ऊपर लगने वाला धार्मिक कर है, जकात मुस्लिम के ऊपर धार्मिक कर लगता था जो उनकी इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा होता था। और ये उनसे ले करके फिर इन्हीं के मतलब भले के लिए जो सुल्तान होता था वो लगाता था। इसके अलावा होता था जजिया हो गया, जकात हो गया, और इसके अलावा आप सभी को पता है खुम्स होता था, खराज होता था। तो जो खुम्स है ये आपको पता है लूट का माल होता था। खुम्स लूट का माल होता था और खुम्स से भी क्वेश्चन आता है कि खुम्स लूट का माल था। किन सुल्तानों ने लूट के माल में अपना यानी कि 100 में से 80 लिया और सेना को 20% दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इन दो सुल्तानों ने 80% खुद लिया और 20% सैनिकों को दिया। बाकी सभी सुल्तानों ने 20% खुद लिया और 80% जो है वो सैनिकों को दिया। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है कि कौन सा सुल्तान है जो खुम्स का 5 में से 4 हिस्सा खुद रख लेता है, और कौन से मतलब सुल्तान है जो 5 में से 4 हिस्सा सैनिकों को दे देते हैं।
तो याद रखेंगे बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने अपने पास 80% रखा और सैनिकों को मात्र 20% दिया। ये खुम्स होता था जो युद्ध में लूट का माल होता था। युद्ध के बाद जो राज्य हारता था उस पर सैनिक जो लूट करते थे जनता से और बाकी चीज़ों से जो लूट करके मिलता था उसको बांटा जाता था। तो उसमें से 80% सभी लोग सैनिकों को दे देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, 80% खुद रख लिया। तो याद रखेंगे जजिया क्या है, ज़कात क्या है, खुम्स क्या है और खराज क्या है। तो खराज यही है जो उसरी भूमि से 1/10 लिया जा रहा है, ये खराज है जो कि जो है एक तरीके से कहिए कि भूमि के टैक्स के रूप में दिया जाता था। तो ये भूमि के टैक्स के रूप में दिया जाने वाला जो कर होता था उसको खराज कहा जाता था। खराज याद रखेंगे, भूमि से जो टैक्स लिया जाता था उसको कहा जाता था। जजिया और ज़कात ये धार्मिक टैक्स हैं। खुम्स जो है ये लूट का माल है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सारे जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं उनको ज़रूर ध्यान दिया करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन फॉर्म में आए हुए होते हैं। चलिए देखिए आपके सामने कितना शानदार प्रश्न है। आपको इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को पढ़ना है और इन घटनाक्रम को सीक्वेंस से लगाना है और बताना है कि कौन सा सीक्वेंस या कौन सा कालक्रम सही होगा। देखिए आपके सामने कूट भी है, दोनों एक साथ तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग स्वेच्छा से भी कूट बना सकते हैं। अगर आपको घटनाओं का क्रम पता है, आपने सभी घटनाओं को अच्छे से अध्ययन किया है, तो आप उन घटनाओं का क्रम बहुत अच्छे से खुद से बना सकते हैं। तो देखेंगे बच्चा लोग, आपके सामने घटना भी है और क्रम भी है और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आज के बाद से क्रम आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, इतना अच्छे से बता देंगे। आपको मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न 4 योजनाएं जो उन्होंने प्रारंभ की थी और आप सभी को पता है यहाँ पे दिए हुए चारों योजनाएं उनकी फ्लॉप रहीं और इन्हीं सब हरकतों की वजह से उनको पागल सुल्तान तक कहा गया बहुत सारे राइटरों के द्वारा। तो आपको बताना है कि इन घटनाओं का जो क्रम है वो क्या होगा। राजधानी परिवर्तन है, द्वाब में कर वृद्धि है, खुरासान का अभियान है और सांकेतिक मुद्रा है। देखिए चलो, आप लोगों ने ऑप्शन को पढ़ लिया, मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा दे रही हूँ कि आप देख लें और यहाँ से अगर कुछ भी आप लोगों को मदद मिल सकता है तो ले लें और अगर मदद नहीं मिल रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप बिना इसकी मदद के आप खुद से बना सकते हैं कि कोट में क्या होगा। तो चलिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो आज के बाद से ये चीज़ें नहीं भूलेंगे आप लोगों को। याद रखेंगे बच्चा लोग, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चारों योजनाएं प्रारंभ की थी, इनका जो क्रम है वो क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने द्वाब में कर वृद्धि की थी। उनको पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि जब वो राजा बने तो राजकोष में धन कम था और उस समय उन्हें अपने साम्राज्य को मतलब जो है मजबूत बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने द्वाब यानी कि जो नदियों का द्वाब होता है, गंगा यमुना के जो नदी का द्वाब था, यहाँ पे उत्पादन अच्छा होता था, यहाँ पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और 50% कर दिया, 50% से ज़्यादा तक कर दिया, ऐसा देखने को मिला किताबों में। यानी कि ये दूसरे राजा हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ाया था। तो पैसे की ज़रूरत थी, जब सुल्तान बने तो इन्होंने क्या किया, द्वाब में कर वृद्धि कर दी। ये योजना कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने बढ़ाया टैक्स, उस समय द्वाब में सूखा पड़ा हुआ था, अकाल था, ऐसे में जनता को खुद मदद की ज़रूरत थी, तो वो राजा को ज़्यादा टैक्स कैसे दे सकते थे। तो इन्होंने परिस्थितियों को ध्यान नहीं दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अगर परिस्थितियाँ अच्छी होती तो टैक्स बढ़ाना अच्छा था, यहाँ से राजा को अच्छे टैक्स मिल सकते थे। तो पहला क्या रहा, पहला ऑप्शन आपका यानी कि पहले नंबर पे 2 आएगा। द्वाब में कर वृद्धि, कर वृद्धि के करने के बाद उन्हें लगा कि राजकोष में पैसा आएगा और उन्हें अगर थोड़ा बहुत मदद मिला तो उन्होंने इससे क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं राजधानी परिवर्तन करूँगा। पैसे जैसे ही उनको थोड़े बहुत मिले वैसे ही उन्होंने क्या कहा, मैं राजधानी परिवर्तन करूँगा, राजधानी को मैं दिल्ली से दौलताबाद लेके जाऊँगा। ये डिसीज़न भी बहुत ही ऐतिहासिक था क्योंकि मंगोलों का आक्रमण बार बार दिल्ली पर होता था। दिल्ली राजधानी थी और अगर राजधानी पर अधिकार हो जाता तो फिर राजा कहाँ जाता, तो मान लिया जाता कि राजा जो है वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। राजधानी में ही सारी सेना होती है, राजधानी में ही सारे राजकोष होते हैं, राजधानी में ही परिवार होता है, सब कुछ राजा का राजधानी में होता है, इसलिए राजधानी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था। और आप सभी को पता है मंगोलों का आक्रमण लगातार बना हुआ था और ऐसे में राजधानी को सुरक्षित रखना था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र
और कर्नाटका के क्षेत्र में जो है, जो कि बीच में पड़ता, वहाँ पे अपनी राजधानी ले चले और इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र किया और राजधानी कहा कि दौलताबाद लेकर के जाएंगे। कहाँ लेकर के जाएंगे? दौलताबाद ले जाएंगे। दौलताबाद ले जाएंगे, जो कि मध्य भारत में पड़ता है। यहाँ राजधानी भी सुरक्षित रहेगी और पूरे भारत पे कंट्रोल भी रहेगा, जो कि इनको पता था कि मैं दिल्ली में रहूँगा तो दक्षिण में कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं दक्षिण में रहूँगा तो उत्तर में राजधानी को कौन सुरक्षित करेगा। इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया, ताकि पूरे भारत पर कंट्रोल भी किया जा सके और राजधानी को सुरक्षित भी रखा जा सके। तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया राजधानी परिवर्तन। इसके बाद राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने। आप सभी को पता है कि ये फ्लॉप रहा, क्योंकि इनको राजधानी में अपने राज्य दरबार को लेके जाना चाहिए था, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को ले जाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे लोग जाएंगे। यहाँ तक कहा गया कि दिल्ली में एक भी व्यक्ति नहीं रहा, सिर्फ एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति बचा था, और उन दोनों को घोड़े से, उनके मतलब पैरों में रस्सी बांध के घोड़े से उनको घसीटते हुए दौलताबाद लेके जाया गया। इतना मतलब जो है क्रूरता से जनता को वहाँ से निकाल दिया गया। बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया। वहाँ लोग पहुँच करके कहाँ पे रहते, ना घर की व्यवस्था थी ना और चीज़ों की। तो निश्चित तौर पे लोगों को बड़ी समस्याएं हुई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अब इस क्रम में आपने देखा पैसा इनका फिर से ख़त्म हो गया, यानी कि इनको फिर पैसे की ज़रूरत थी। तब इन्होंने क्या कहा कि सांकेतिक मुद्राएं चलाएंगे, चूँकि उस समय विश्व मार्केट में सोने चांदी की कमी भी थी। इन्होंने कहा कि बहुमूल्य धातुएं घिस जाती हैं और इनमें कमी आती है, तो क्यों ना हम सस्ते धातु का जो हमारे पास ज़्यादा है उसकी मुद्रा चला दें। तो इन्होंने तांबा कांसे का मुद्रा चलाया, जिसको सांकेतिक मुद्रा कहा गया। और आप सभी को पता है सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं। इकोनॉमी में पढ़ाई हूँ आप लोगों को, फटाफट बताइएगा सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं। आप सभी को इसका उत्तर पता है, तो उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे कि सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कितना आसान है। जब राजा बने, पैसे की ज़रूरत थी तो द्वाब में कर बढ़ा दिया। फिर जब पैसा आया तो सोचा राजधानी परिवर्तन कर ले। फिर पैसा ख़त्म हो गया तो सांकेतिक मुद्रा चला दिया। उसके बाद जैसे पैसा आया नहीं कि इन्होंने कहा कि हम लोग खुरासान का अभियान करेंगे और सैनिकों को 1 साल का नगद वेतन एडवांस में दे दिया इन्होंने। और ये खुरासान मध्य एशिया का क्षेत्र था। आगे चल के परिस्थितियाँ चेंज हुई और ये अभियान भी नहीं कर पाए, और इनका पूरा का पूरा जो पैसा है ये मिला जुला करके इन्हीं योजनाओं में समाप्त हो गया, और ये जो है इनका राजकोष खाली हो गया और समस्याएं हुई। क्योंकि आपको पता है सांकेतिक मुद्रा चलाने से उनको क्या हुआ था, उस पर उन्होंने कोई राजकीय मुहर चिन्ह लगाया नहीं, जिससे लोगों ने अपने घरों में टकसालें बना ली। जितने बड़े बड़े लोग थे उन सबके घर टकसाल में तब्दील हो गए। बड़े मात्रा में मुद्राएं छापी गई। सभी लोग, जब मार्केट में मुद्रा ज़्यादा हो गई, लोगों ने ये मुद्रा लेने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा कि सभी मुद्रा ला करके मेरे राजकोष में जमा कीजिए, बदले में आप लोगों को सोने चांदी की मुद्राएं मिलेंगी। अब लोग भर भर के मुद्राएं लेकर के राजमहल में पहुंचने लगे, और देखते ही देखते राजमहल के सामने नकली मुद्राओं का पूरा पहाड़ बन गया, और राजकोष का सारा मुद्रा जनता को बांटते बांटते बदले में समाप्त हो गया, और राजा क्या हो गए, फिर से कंगाल हो गए। और इस तरह से इनकी योजना जो है वो फ्लॉप रही। तो इनकी कहानी बहुत ही अच्छी है, अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये क्रम रहा बच्चा लोग आपका। पहले हो गया दूसरा, फिर दूसरे नंबर पे हो गया पहला, फिर हो गया चौथा, और फिर हो गया तीसरा। ये क्रम है आपका उम्मीद है कि आपको ये क्रम समझ में आया होगा। तो क्रम देख लीजिए किस में है, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है ये। और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्रम अब याद रहेगा कि पहले उन्होंने पैसे के लिए द्वाब में कर बढ़ाया, फिर उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया जब पैसा मिल गया, फिर पैसा ख़त्म हो गया तो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चला दी, और जैसे पैसा आया खुरासान अभियान के लिए 1 साल पहले ही या 1 साल एडवांस का वेतन दे दिया सैनिकों को, और बड़े पैमाने पे लोगों को सेना में भर्ती कर ली। इस तरह से उनकी योजनाएं हो गई फ्लॉप। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्रम आप कभी नहीं भूलेगा। और सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं, आप सभी लोगों का उत्तर आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमी की क्लास में, ऐसी मुद्राएं जिनका जो अंकित मूल्य है उनके एक्चुअल धातु के मूल्य से
कम हो तब उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे 20 रुपये का सिक्का, अगर आप 20 रुपये में कुछ सामान ले रहे हैं तो 20 रुपये की सामान आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर उस 20 रुपये के सिक्के को गलाएं और उसकी धातु को ले जाएं मार्केट में बेचने तो धातु 20 रुपये का ना बिके, इसका मतलब वो एक्चुअल मुद्रा नहीं है बल्कि वो क्या है, वो सांकेतिक मुद्रा है जो कि अंकित मूल्य से उसकी वैल्यू कम है। जैसे 2000 का नोट अगर आप किसी को देंगे तो वो सामान दे देगा आपको 2000 का, लेकिन अगर उस नोट को गला दें, फाड़ दें तो क्या वो 2000 का मिलेगा? नहीं, उसका 2000 नहीं मिलेगा। क्या है वो? सांकेतिक मुद्रा है। तो अच्छा है, चलो आप लोगों को बहुत सारी बातें याद हैं अभी भी, ये अच्छी बात है, चीज़ों को याद रखा करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन भी अच्छा है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको ये बताना है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? बताएंगे जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो आप सभी को पता हो बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। आप सभी का उत्तर सही हो उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। संस्थापक और अंतिम शासक मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अंतिम शासक कौन है? हुसैन शाह हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चा लोग, एक कथन है, आप लोग इसका उत्तर ज़रा दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। कथन मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लेन पोल। लेन पोल बहुत ही खतरनाक कमेंट करते हैं, अगर ये किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो बहुत खतरनाक कमेंट करते हैं। इन्होंने कहा, एक राजा की मृत्यु पर इन्होंने कहा कि आज आज राजा को या शासक को जनता से मुक्ति मिल गई, जनता से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई, जनता को शासक से मुक्ति मिल गई। अब आपको बताना है कि वो कौन सा शासक रहा होगा जिसके बारे में इन्होंने इतना खतरनाक कमेंट किया कि आज जनता को शासक से मुक्ति मिल गई और शासक को जनता से मुक्ति मिल गई। ऑप्शन में है ऐबक, ऐबक। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और आपका तीसरा ऑप्शन है बलबन, बलबन, बलबन। और चौथा ऑप्शन नन, कोई नहीं। बताएंगे कि वो कौन है, किसके बारे में लेन पोल ने कहा कि आज राजा को जनता से, जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐबक हैं, बलबन हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है और कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन, एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता है। इसका ऑप्शन नंबर जो MBT का है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा जो ऑप्शन है यही करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ही जो है इन्होंने, लेन पोल ने कटाक्ष किया था कि जनता को राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और स्टेटमेंट कहा था कि मेरा राज्य रुग्ण हो गया है। इन्होंने कहा था कि मेरा राज्य बीमार हो गया है, मेरा राज्य क्या हो गया है? बीमार हो गया है। अगर मैं हाथ का इलाज कराता हूँ तो पैर में दर्द होने लगता है, और अगर मैं पैर का इलाज कराता हूँ तो हाथ दर्द होने लगता है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी आया है एग्ज़ाम में कि ये स्टेटमेंट किस शासक का है। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का है कि मेरा राज्य बीमार हो गया है, हाथ का इलाज कराता हूँ तो सर दर्द करने लगता है या पैर दर्द करने लगता है, पैर का इलाज कराता हूँ तो सर मतलब यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में समस्याएँ लगी रहती हैं। साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा सुल्तान था, उत्तर दीजिएगा, कौन सा सुल्तान था, सुल्तान था जो सबसे विद्वान था, जो सब सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था, जो सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। आपको बताना है वो कौन था, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता तो ऑप्शन ले लीजिए,
बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक। बताएंगे बच्चा लोग, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक में कौन सबसे विद्वान था? तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसे लगभग कई भाषाओं का ज्ञान था, खगोल का ज्ञान था, बहुत विद्वान था, बस वो अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाता था, इसीलिए वो क्या रहा, फ्लॉप रहा। साथ ही आप देखेंगे जो है कौन सा सुल्तान है जो हिंदुओं के होली के त्यौहार में भाग लेता था? ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा सुल्तान हिंदुओं के होली के त्यौहार में भाग लेता था? तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ही सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये तो हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा है? कौन से व्यक्ति हैं या कौन सा शासक है जो कह रहा है कि भारत अरब नहीं है? अगर इसका हम इस्लामीकरण करना चाहें तो ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, जो कि यहाँ की अधिकतम जनसंख्या हिंदू है। ये किसने कहा होगा? किसको ये बात कहना पड़ा? यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई शासक है, उसको किसी ने कहा कि आप यहाँ की जनता को हिंदू से मुस्लिम में तब्दील कर दीजिए, और उस व्यक्ति ने उस पर ये पलट के जवाब दिया है। कौन है वो? इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं या मोहम्मद बिन तुगलक हैं? किसने ये बात कही कि भारत जो है अरब नहीं है, यहाँ की जनता को मुस्लिम बनाना आसान नहीं है? बताइएगा बच्चा लोग, कौन से हैं वो शासक? बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर भी पता होगा। देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही है जो शुरुआती दौर में सल्तनत के संस्थापक हैं, और इन्हीं से कहा गया कि आप यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पे इस्लाम धर्म कबूल करवाइए, और उस पर इन्होंने कहा कि अरब नहीं है, ये भारत है, और यहाँ की जनता को व्यवहारिक रूप से मुस्लिम बनाना संभव नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे बच्चा लोग। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न। कौन सी पुस्तक है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है? आपको ये बताना बहुत ही आसान भी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑप्शन में है देवल रानी और खिज्र खां, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इजाज़ ए खुसरवी, तीसरा है पंजगंज, और चौथा है किताब उल हिंद। बताएंगे बच्चा लोग, अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक नहीं है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, आपने पिछली क्लासेस को अगर देखा है तो आपके लिए 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप लोगों का उत्तर आना चाहिए, और वो भी बिल्कुल सही सही। आप सभी को पता हो, कुछ पता हो ना हो, ये तो सभी को पता है कि किताबुल हिंद खुसरो की नहीं बल्कि किसकी है, अल बरूनी की है, ये अल बरूनी। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है कि ये पुस्तक किसका, अमीर खुसरो का नहीं है। पंजगंज पहली बार आपने सुना होगा, देखा होगा, याद रखिएगा, ये भी अमीर खुसरो का है। एजाज खुसरवी, नाम में खुसरवी है तो हो जाएगा। देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें, ये भी उन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा किरान उस्सादैन इन्हीं की पुस्तक है, नूह सिपीहर इन्हीं की पुस्तक है, आशिका इन्हीं की पुस्तक है। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, खजाइनुल फुतूह इनकी पुस्तक है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, सबसे ज़्यादा सुल्तानों का काल इन्होंने ही देखा है, और इन्होंने यहाँ तक कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी के अनुसार किसानों के अच्छा किसानों नहीं होंगे बच्चा लोग, यहाँ पे होगा कुसाणों। यहाँ पे क्या होगा, कुसाणों, कुसाण। आपको बताना है कि अल बरूनी के अनुसार कुसाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं और 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? कौन है वो जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था? अच्छा यहाँ पे होना चाहिए पश्चिम उत्तर, याद रखेंगे क्या होगा, पश्चिम उत्तर, पश्चिम, क्योंकि कुषाण पश्चिम उत्तर में थे ना, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या होगा, अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया था?
पहला ऑप्शन है कलचुरी, दूसरा ऑप्शन है गहड़वाल, तीसरा ऑप्शन है हिंदू शाही और चौथा ऑप्शन है परमार। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है ये प्रश्न और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। हाँ, फटाफट उत्तर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लगभग मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोगों को अगर आपने पिछले के एडिशन के क्लासेस और मेडुअल के क्लासेस को देखा है तो उत्तर बताना आसान होगा। याद रखेंगे ये जो परमार हैं ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये कहाँ के हैं, ये मालवा के हैं। ये कहाँ के हैं, मालवा के परमार हैं। आप सभी को पता है मालवा एमपी और जो राजस्थान का पूर्वी छोर है वहाँ पड़ता है। तो परमार कहाँ के हो गए, मालवा के हो गए, इसलिए ये नहीं होगा। गहड़वाल आप जानते हैं गहड़वाल कहाँ के थे, कन्नौज के थे ना, याद आ रहा है, कन्नौज के गहड़वाल, कन्नौज के गहड़वाल थे। और जो कलचुरी हैं ये कहाँ के हैं, ये त्रिपुरी के हैं, त्रिपुरी। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये त्रिपुरी है, त्रिपुरा नहीं है ये त्रिपुरी है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कलचुरी जो है ये त्रिपुरी में ही थे, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश का है, मालवा भी मध्य प्रदेश का है, गढ़वाल कन्नौज का है जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है। तो कौन सा बचा, हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश जो है यही सही वंश हो जाएगा। यही जो है कुषाणों के उत्तराधिकारी के रूप में 10वीं-11वीं सदी में पश्चिम उत्तर भारत पर शासन करते हैं। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग, ये कूट मिलाने के लिए भी आगे से आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था, फटाफट बताइएगा बच्चा लोग। अलप्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम और कुतैब बिन कासिम। तो बताएंगे कि इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी सेना में बड़े पैमाने पे हिंदुओं को नियुक्त किया था। फटाफट उत्तर दीजिएगा, उम्मीद है आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। अगर नया है तो आपको नई जानकारी मिलेगी और अगर आपको पता है तो फटाफट उत्तर बताइएगा सही सही। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी की सेना में ही बहुजातीय सेनाओं में हिंदुओं को भी नियुक्त किया गया था। यानी इनकी सेना क्या है, बहुजातीय, बहुत सारी जातियां हैं। कॉमन सेंस की बात है, ये हर साल आक्रमण कर रहे हैं लगभग भारत पर, यानी कि लगभग इन्होंने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। और अगर इन्होंने 17 बार लगातार आक्रमण किया है, आप देखिए 1000 से लेकर के 1027 के बीच में इन्होंने क्या किया है, 17 बार आक्रमण किया। अब 17 बार आक्रमण करने के लिए और यहाँ के लोगों को हराने के लिए, लूटपाट करने के लिए सेना भी तो चाहिए। गजनी के हैं ये, गजनी साम्राज्य कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था जहाँ से सिर्फ मुस्लिम सेना को रखते। जाहिर सी बात है इनके ज़रूरत थी तो ये बहुत सारे लोगों को रखेंगे, हर जाति के लोगों को रखेंगे, तो इन्होंने हिंदुओं को भी अपनी सेना में रखा था। तो ये कौन है, महमूद गजनबी हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न, फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। इसमें से कौन सा है जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का वर्णन करता है। अमीर खुसरो की पुस्तक का वो कौन सा, आप सभी को पता है यहाँ लिखी हुई सारी पुस्तकें उनकी हैं। मैंने अभी बताया था किरानुस्सादीन, नूह सिपीहर, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह, ये सब उन्हीं की है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन कर रहा है, आपको ये बताना है। और ये बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो और अच्छी बात है, जो कि अब पता चल जाएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। खजाइन उल फुतूह जो है यही अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन करता है। प्रश्न सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसी उम्मीद के साथ डेली आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है और आप सभी को पता है कथन और कारण के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कथन है बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था। क्या ये बात सही है कि बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था। कारण है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था।
क्या ये बात सही है कि वो अपने ताज यानी कि मुकुट की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, वृद्धि करना चाहता था? अब आपके सामने कथन और कारण से संबंधित जो है ऑप्शन है। पहला है कि दोनों बातें सही हैं और कथन का कारण व्याख्या कर रहा है। दूसरे में है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरे में कथन सही है, कारण गलत है, और चौथे में है कथन गलत है और कारण सही है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, क्या बात सही है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पढ़ने का तरीका हो तो और साथ ही ये पता हो कि हाँ सही है या नहीं, तो आप ये निकाल सकते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको ये पता हो कि दोनों बातें सही हैं तो पुष्टि कर रहा है कि नहीं, ये कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले कथन पढ़ें। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, इसलिए बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था। तो देखिए दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और व्याख्या भी कर रहा है। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था क्योंकि वो चाहता था कि राजा के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद किसने रखा था? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि चित्तौड़ विजय के लिए किसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और विजय करने के बाद वहाँ पे काफ़ी हत्याएं भी करवाई थी, लूटपाट भी करवाया था और उसका नाम तक बदल दिया था। ऑप्शन में है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है वो ऑप्शन जो कि सही है। इसका उत्तर तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी का ये काम है। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? दीवान ए अमीर कोही बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही बताना है बच्चा लोग। दीवान ए, फिर से मैं लिख दे रही हूँ, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? फटाफट उत्तर दीजिएगा, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था? पहला ऑप्शन है आपका ऐबक, ऐबक। आप सभी को इसका उत्तर पता है फिर भी मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऐबक, बलबन, बलबन और तीसरा ऑप्शन है MBT मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा है जो कि सही है। दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने किया था और ये किससे संबंधित विभाग है ये भी बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है, ये किससे संबंधित विभाग है। तो दीवान अमीर कोही की स्थापना तो MBT ने किया था और साथ ही ये कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा लोग, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है मुइजुद्दीन गौरी, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है बलबन। फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने ही मदरसा ये मुइज्जी की स्थापना किया था और इन्होंने सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा भी बनवाया था। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया, ये क्वेश्चन आया है। तो ये बनवाया है किसने? इल्तुतमिश ने। किसकी याद में बनवाया है? तो अपने पुत्र के याद में इन्होंने बनवाया था जिनका नाम था जो है, अगर याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने सबसे चहेते पुत्र जिनकी मृत्यु मंगोलों से युद्ध करते हो गई थी उन्हीं की याद में उनका मकबरा बनाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और उनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम मोहम्मद शाह था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है बारबक, कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। बारबक क्या ये लेखा से संबंधित अधिकारी था? दूसरा है मुशरिफ,
क्या ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। तीसरा है मुतसरिफ, क्या ये शाही कारखाने से संबंधित था। और चौथा है बरीद, क्या ये दरबारी शिष्टाचार से संबंधित था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। कोई एक ही सुमेलित है और वो कौन सा है आपको ये बताना है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। मुतसरिफ जो है ये शाही कारखाने से जुड़ा हुआ अधिकारी है। बारबक जो है ना ये आपका दरबारी शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है बारबक। और जो मुशर्रिफ है ये लेखा से जुड़ा हुआ है। और जो बरीद है ये गुप्तचर से संबंधित है। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरीद जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, गुप्तचर से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा कि मुहतसिब जो अधिकारी होता था उसका क्या नाम था। मुहतसिब अधिकारी का क्या काम होता था। अगर याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं याद है तो ऑप्शन ले लीजिए। ए है सुरक्षा, सुरक्षा विभाग से संबंधित था या सुरक्षा का काम करता था। बी है विदेश विभाग। सी है आचरण की शुद्धता से संबंधित। और डी है सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग, मुहतसिब जो अधिकारी होता था ये सुरक्षा का काम देखता था या विदेश विभाग देखता था या आचरण संबंधी यानी कि जनता का आचरण कैसा है उनके आचरण पे ध्यान देता था। और चौथा कि सभी। तो बताएंगे मुहतसिब का क्या काम था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है और फटाफट कमेंट कीजिएगा मुहतसिब के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मुहतसिब अधिकारियों का नियुक्ति औरंगजेब ने किया था बड़े पैमाने पे। तो याद रखेंगे कैसे संबंधित है, जनता के आचरण को देखने के लिए, उनके आचरण ठीक है या नहीं है, उनके जो आचार विचार है, उनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो कैसा है, इसके लिए बनाया गया था मुहतसिब अधिकारी, जिसकी सबसे ज़्यादा नियुक्ति औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन है सुल्तान महमूद गजनबी की भारत विजय का उद्देश्य क्या था। आप सभी को इसका उद्देश्य पता है। पहला है धर्म प्रचार, दूसरा है साम्राज्य विस्तार, तीसरा है धन संग्रह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि सुल्तान महमूद गजनबी के भारत विजय का क्या उद्देश्य था। आप सभी को इसका उद्देश्य पता है। कल की क्लास में ये सारी बातें हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता है कि धन संग्रह। अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाता यानी कि ऑल, अगर यहाँ पे दे देता कि ऑल, तब भी आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण इनका था धन को इकट्ठा करना, बार बार इसीलिए लूटपाट कर रहे थे। लेकिन अगर ऑल दे देता तो ऑल भी सही हो जाता कि धर्म प्रचार करना, यानी कि मैं मूर्ति भंजक हूँ, हिंदुओं के मूर्तियों मंदिरों को तोड़ रहा हूँ, हमारा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये धर्म अच्छा नहीं है। दूसरा साम्राज्य विस्तार, कि जहाँ जहाँ तक के राजाओं को हराएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके सामने वो नतमस्तक हो जाएंगे। तो ये तीनों बातें सही हो जाती, लेकिन एग्जैक्ट जो सबसे सही है वो है धर्म का संग्रह, और सभी की ऑप्शन होती तो सभी हो जाता। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था। बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सिक्का था जो प्रचलन में नहीं था। पहला है दाम, दूसरा है टंका, तीसरा है जीतल, चौथा है दोगानी। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको सही बताने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो भी चिंता का कोई बात नहीं है, आप लोग उत्तर जान लीजिए। दाम जो है ये दिल्ली सल्तनत में नहीं है। ये दाम जो है ये आगे चल कर के प्रचलन में आता है, दिल्ली सल्तनत में नहीं है। टंका इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जीतल भी शुरू किया था, दोगानी सिक्का ये भी शुरू किया गया आगे चल कर के। अलाउद्दीन खिलजी ने तो दो अन्नी और जो है 4 अन्नी ऐसे सिक्के भी चलाए थे।
तो ये आपका जो दाम है ये सल्तनत काल से नहीं जुड़ा, ये आगे चल करके चलता है, खास करके आपके मुग़ल काल में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हो जाता है। तो पहला नहीं सही है, बाकी सभी सही हैं। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कौन सा सुल्तान है जो कहता है कि महिलाएं दिल्ली से बाहर मज़ारों पे नहीं जाएंगी? ऑप्शन में है बलबन, दूसरे हैं फिरोज़, तीसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक और चौथे हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइएगा कि वो कौन से शासक हो सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को दिल्ली के बाहर मज़ारों पे जाने पर सबसे पहली बार प्रतिबंध लगाया था? वो कौन है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। ये बड़े विवादित शासक हैं, हालांकि बहुत सामाजिक शासक हैं, इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए हैं, बहुत सारे बेहतरीन काम भी किए हैं, लेकिन कुछ काम इनके हैं जिसकी वजह से चर्चाओं में रहे, जैसे कि इनका जो है महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और दूसरा इनका ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगाना। इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाया था। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगा दिया था। आपने देखा कि ब्राह्मण कितने विद्वान थे कि हमेशा ये जजिया से बच जाते थे। इनसे दूसरे शासक भी देखिए जजिया नहीं ले पाते थे, जो टैक्स का सबसे बड़ा उनका जरिया था उससे भी ब्राह्मण बच जाते थे। कितने बुद्धिमान थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इनको भी नहीं छोड़ा और ब्राह्मणों ने इसका विद्रोह भी किया था, विरोध भी किया था। और बाकी तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया इन्होंने, सबसे ज़्यादा बाग बगीचों का निर्माण करवाया इन्होंने, सबसे ज़्यादा दास थे इनके पास, लगभग 1,80,000 दास थे इनके पास। इन्होंने दीवान ए खैरात की स्थापना किया था, यानी कि लोगों को दान देना। दीवान ए बंदगाह की स्थापना किया था, यानी कि दासों को व्यवस्थित करना। दीवान ए इमारतिया विभाग बनाया था इन्होंने, जो इमारतों का संरक्षण करता था। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे विभाग बना डाले थे। इन्होंने जो है मुस्लिम जनता की मदद के लिए भी बनवाया था, इन्होंने अस्पताल भी बनवाए थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ओहो, देखिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक भी आ गया, और इसका मैं आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना बच्चा लोग। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये मैं आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं। हालांकि आज की क्लास में ही इसका क्वेश्चन हो चुका है कि कौन था, और ये क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो चुका है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन था आप लोगों का जौनपुर का अंतिम राजा, और आप सभी को इसका उत्तर पता है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, यानी कि हुसैन शाह है। ये तो बिल्कुल सही है। इसके बदले में मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार प्रश्न दे रही हूँ, इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको कूट की सहायता से मैं बता रही हूँ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। पहला ऑप्शन है बे बे लाला, बे लाला, बेलाला। सामने है धनी किसान, धनी किसान, धनी किसान, क्या ये सुमेलित है? दूसरा ऑप्शन है अरसर, अरसर, अरसर। सामने दिया है दास, दास। तीसरा ऑप्शन है कडेसियर, कडेसियर। मैं करवा चुकी हूँ एडिशन में, फिर से करवा रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है। खेत मजदूर, खेत मजदूर, खेत मजदूर। 3 ऑप्शन हो गया। आपको बताना इनमें कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जो कि सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। और चौथा है आपका गृहपति, गृहपति। इसका है स्वतंत्र किसान, स्वतंत्र किसान। कोई एक है जो सुमेलित नहीं है बच्चों। पहला है बेलाला, क्या ये धनी किसान था? दूसरा है अरसर, क्या ये दास था? तीसरा है कडेसियर, क्या ये खेत मजदूर था? चौथा है गृहपति, क्या ये स्वतंत्र किसान था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। IAS PCS सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, नेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और ये मैं एंशन में करवाई हूँ, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा।
कौन सा है बच्चा लोग जो कि सुमेलित नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा ना ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अरसर जो थे ये दास नहीं थे, बल्कि कौन थे, शासक थे। अरसर शासक को कहा जाता था, शासक को अरसर कहा जाता था। तो दासों को क्या कहते थे, दासों को कहते थे अदमई, 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 यानी कि जो आधा मरा हुआ हो वो क्या होगा, दास होगा। अदमई, अदमई दास है। अरसर जो सबका सर है वो कौन है, वो शासक है। और गृहपति कौन है, जो स्वतंत्र किसान है। और बेलाला यानी कि धनी किसान। और आपका कड़ैसियर, देखने से पता चल रहा है बेचारा आधा कटा हुआ है, तो कड़ैसियर क्या है, खेत मजदूर है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती नाम सुल्तानों के सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अपवाद था, यानी कि इनमें से किसका नाम सुमेलित नहीं था। फिरोज शाह तुगलक जब राजा बने तो इन्होंने खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब आप जानते हैं कि जो पूर्व सुल्तान होते हैं उन सब का नाम उस खुतबे में लेकर के उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके नाम की जो है बड़ाई की जाती है और उसको पढ़ा जाता है। लेकिन किस व्यक्ति को उस खुतबे में स्थान नहीं दिया गया, यानी कि उसको निम्न कोटि का समझा गया। ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है बलबंद, तीसरे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। बताएंगे बच्चा लोग, फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किस सुल्तान का नाम नहीं लिखा गया था या नहीं पढ़ा जाता था। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। वो कौन सा शासक है जिसने अपने आप को कभी सुल्तान ही नहीं समझा, जो अपने आप को रैयत आला के रूप में शासन करता था, जो अपने आप को गौरी के उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधि मानता था, जो अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। वो आप सभी को पता है, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं को ही खुतबे में स्थान नहीं दिया है फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए कितना अच्छा है। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। इसमें से कोई एक बात है जो सिकंदर लोदी के बारे में सही नहीं है और बाकी सारी बातें सही हैं। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग, सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, भू राजस्व निर्धारित हेतु भूमि नापना। क्या ये बात सही है कि भू राजस्व के निर्धारण हेतु इन्होंने भूमि नापा था। दूसरा है, एक अनुवाद विभाग की स्थापना। तीसरा है, अन्य पर से कर समाप्त करना, यानी कि अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्न पर से कर समाप्त करना। और चौथा है, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि कौन सी बात है जो सिकंदर लोदी के बारे में सही नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर बता पाएंगे। और फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, अब मैं आप लोगों के उत्तर का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये इनका जो राजत्व सिद्धांत है बहलोल लोदी के सिद्धांत पे आधारित नहीं था, क्योंकि बहलोल लोदी इतने सीधे थे, ये समानता के आधार पे काम करते थे, ये समानता के आधार पे शासन करते थे, अपने सभी सरदारों को अपने समान मानते थे। उनके सामने ये सिंहासन पे नहीं बैठते थे, उनके साथ ये बैठ करके चटाई पे भोजन करते थे, उनके साथ मीटिंग भी ये उनके समकक्ष बैठ के करते थे। ये अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। अगर इनके सरदार नाराज़ हो जाते थे तो ये उनके घर पे उनको मनाने चले जाते थे। इतना ज़्यादा मतलब ये उदार थे, इतने ज़्यादा ये सीधे थे कि अपने सरदारों को ही ये अपने मतलब बिल्कुल समकक्ष मानते थे, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते थे। लेकिन सिकंदर लोदी ने इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया। उसने कहा कि राजा श्रेष्ठ है और बाकी लोग उसके सामने निम्न हैं या उनसे नीचे हैं। राजा के आदेश का पालन करना सबका कर्तव्य है। तो इन्होंने बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया, क्योंकि ये बहुत समानता की बात करते हैं, बड़े दयालु हैं, उदार हैं। बाकी सारी बातें सही हैं। इन्होंने भू राजस्व निर्धारण हेतु गज-ए सिकंदरी का निर्माण कराया। क्वेश्चन आया है कि गज-ए सिकंदरी किसने बनवाया था या ये क्या था। तो गज-ए सिकंदरी क्या है, ये भूमि मापने का पैमाना है जो संबंधित है सिकंदर लोदी से। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर भी बसाया है, आपको याद होगा। और कमेंट कीजिएगा आगरा नगर को इन्होंने कब बसाया, किस सन में बसाया है। और साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि जौनपुर नगर को किसने बसाया और किसकी याद में बसाया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दम नहीं है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फटाफट बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको बताएंगे उनके बारे में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही अच्छा है।
अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन है जिन्होंने अमीर ए सादा की नियुक्ति की थी। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। MBT ने ही अमीर ए सादा की नियुक्ति की थी और सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को 1506 ईस्वी में बसाया था, ये भी याद रखिएगा, 1506 ईस्वी में उन्होंने बसाया था। और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है, जौना खां के याद में, जौना खां के याद में, याद रखिएगा। जौना खां किसे कहा जाता है? जौना खां कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के ही याद में या सम्मान में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है? जौनपुर नगर बसाया था, जौनपुर नगर बसाया था। जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, क्योंकि ये शुरू से ही शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। याद रखेंगे बच्चों, ये सारी बातें एग्जाम में आई हुई हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज भी आप लोगों ने बहुत सारे नए ज्ञान को प्राप्त किया होगा। ये ज्ञान आपके भविष्य को उज्जवल बनाए, आप लोगों को बहुत आगे ले जाए, आप लोग अपने जीवन में हर ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले दिन मिलेंगे नए क्लास में और भी बहुत ही बेहतरीन बातों के साथ। आप लोग क्लास में बस उपस्थित रह के अपने ध्यान को एकाग्र करके बातों को सुना करें, निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। आप सभी को खुश रहिए, धन्यवाद।